नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। ऐसा लगता है कि सियासत कोरोना को लेकर भी, लॉकडाउन को लेकर भी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा इस वजह से कहना पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में जो लॉकडाउन के कामयाब या नाकामयाब होने को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो बयानात हैं, वो थमने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हम और आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समय समय पर कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर बयान देते रहे हैं। कल उन्होंने लॉकडाउन को नाकामयाब यानी फेल करार दिया था हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, और यह कहा था कि सरकार अब आगे की रणनीति बनाए और बताए। कल ही सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका बयान दिया था, लेकिन इसका जवाब दिया था। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री, एक बार फिर सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि राहुल गांधी इस चुनौतीपूर्ण समय और वक्त में झूठ फैलाने का काम न करें और कोई भी बयान देने से पहले वो आंकड़ों को देखें, दुनिया की स्थिति को देखें और देखने के बाद बोलें। इस सब के बीच में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से एक्शन के मूड में दिखाई दिए। आज अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्हें कुछ खामियां मिली और उन खामियों से नाराज दिखे मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करवाया जाए, जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करके वहां सहायता और मदद पहुंचाई जाए। आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो एक तरीके से पूरे बलरामपुर अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी सुरेश खन्ना मौजूद थे। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, वो किसी बैठक में व्यस्त थे, लेकिन अचानक वो मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे बैठक को छोड़कर वो भी अस्पताल पहुंचे और जो कमियां थी उन्हें दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। सबके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह जो समीक्षा बैठक होती है टीम 11 के साथ वो की और प्रवासी भाइयों के लिए, प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के लिए सरकार के स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उनका जायजा लिया। बहरहाल देश में राजनीति हो रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और उससे कुछ कमियां सामने आई हैं जिन्हें दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस सब के बीच जो कोरोना की स्थिति है वो भी जारी है। फिर हम इस पर चलेंगे कि आखिर ऐसे वक्त में भी सियासत क्यों हो रही है और क्यों सत्ता और विपक्ष में, खासकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। देश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 1,51,000 के पार चला गया है। अब तक 64,400 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और इस कोरोना के खतरनाक वायरस ने अब तक 4,300 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। ये दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो यह आंकड़ा बढ़कर 55,95,000 के पार हो गया है। 22 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और 3,50,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 277 मामले सामने आए हैं। अब तक 178 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है और अगर ओवरऑल संक्रमितों को हम देखें तो 6,800 के पार यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में चला गया है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां यह आंकड़ा बढ़ नहीं रहा हो और हम बार बार यह कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से प्राइम न्यूज इस बात को उठा रहा है कि ऐसे वक्त में जब सियासी सुर सुनाई और दिखाई नहीं देना चाहिए था, एकजुटता का प्रदर्शन होना चाहिए था, ऐसे में हर रोज आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, दो सम्मानित विश्लेषक आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ आतिर हुसैन साहब हैं और राहुल तालान साहब हैं। दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो पॉलिटिकल मेहमान लाइव आज जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, और केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब, हम ये जो बलरामपुर से आज तस्वीर आई,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया, इस विषय पर आना चाहते हैं। उसके बाद ये जो लॉकडाउन कामयाब है या नाकामयाब है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जो प्रयास हो रहे हैं सरकार या सरकारों की तरफ से, क्या वो माकूल दिशा में है, आगे के लिए कोई अंदाजा है अभी तक या नहीं है। आज दिन भर सूत्रों के हवाले से ये खबर सियासी फिजा में तैरती रही कि लॉकडाउन 5 के लिए तैयार रहना चाहिए। आज सूत्रों के मुताबिक यह खबर रही कि प्रधानमंत्री मोदी 31 तारीख को जो मन की बात करेंगे उसमें वो लॉकडाउन 5 के बारे में कोई खाका रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसकी कितनी संभावना है, इसकी कितनी आशंका है, इन विस्तृत प्रश्नों पर जाएं इससे पहले हमें यह बताइए कि बलरामपुर अस्पताल का जो औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से देखते हैं कि साहब बहुत सारी खामियां हैं, आज मुख्यमंत्री निकले, वो खामियां दिखाई दी, अलग बात है कि उन्हें दुरुस्त करने के आदेश दिए गए और दुरुस्त हो भी गई होंगी, अगले 1-2 दिन में हो जाएंगी, या फिर इस तरह से देखते हैं कि मुख्यमंत्री की सक्रियता है, मुख्यमंत्री को तमाम व्यस्तता के बावजूद इतना ख्याल है कि साहब कहां कमी हो सकती है, हमें कहां जाना चाहिए, वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन पर भी जा रहे हैं, खामियां मिल रही हैं तो उसको दुरुस्त करने के ऑर्डर दे रहे हैं। क्या नजरिया है इस पर आपका? यह खामी क्या इशारा कर रही है, हमें यह बताइए केसी जैन साहब सबसे पहले। जी जी, देखिए राजीव जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से आज ये औचक निरीक्षण किया, और ये जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी कुछ छोटी मोटी खामियां कहीं ना कहीं हर जगह पे मौजूद रहती हैं और उनको नहीं होना चाहिए, वो भी खामियां नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से कोविड-19 का इतना बड़ा कहर है, सारा की सारा पूरे देश का, पूरे विश्व का एक तरीके से जो केंद्रीकरण है, जो कंसंट्रेशन है, वो पूरा की पूरा इस बीमारी को लेकर के, ठीक बात, क्योंकि अभी तक एक तो इसको इलाज नहीं है और जिस तरीके से फैल रही है इसको रोकने के लिए पूरी ताकत पूरा विश्व ने झोंक रखी है। एक तरफ जहां पर काम हो रहा है कोविड-19 की तरफ, इस बीमारी की तरफ, वहीं जो अन्य चीजें हैं उस पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण रूप से सारी चीजों पे अपना ध्यान जो है वो लगाए हुए। ऐसा नहीं है कि एक चीज की वजह से दूसरी चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता है उस तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को खबर रही होगी या फिर उन्होंने स्वयं से सचेतना से इस तरीके का कार्य किया कि अगर, और एक चीज होता है राजीव जी, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक अधिकारी के ऊपर तस्दी होती है तो बाकी अधिकारी स्वतः से सक्रिय हो जाते हैं और अच्छा अपना रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो ये एक हॉस्पिटल का निरीक्षण नहीं है, बल्कि ये निरीक्षण के द्वारा एक संदेश भी दिया है माननीय योगी जी ने कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं सकते हैं। कोरोना मात्र सिर्फ और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन कोरोना जैसी बीमारी पे ही है, सब चीजों पे ध्यान उनका है और सारे अधिकारी सतर्कता के साथ अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अन्यथा जिस प्रकार से यहाँ पे एक औचक निरीक्षण हुआ, ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, साथ ही साथ लापरवाह अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आप देखिए इस तरीके के उसमें भी कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो ये एक मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। न केवल कार्रवाई हुई, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ जैन साहब, न केवल कार्रवाई हुई है बल्कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त तेवर दिखाए हैं और एक तरह से सारे अधिकारियों को, यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों को यह कहा है कि इस तरह की लापरवाही कहीं और दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है उस सख्ती में जो जानकारी हम तक पहुंची है। बहुत जल्दी से हम जरा एक बार अभिषेक जी की टिप्पणी इस बात पर लेते हैं कि ये मुख्यमंत्री की सक्रियता, उनकी विशेषता या फिर इस व्यस्त और इस कोविड-19 के लिए रोज जो इंतजाम हो रहे हैं या जो बैठकें या जो समीक्षाएं हो रही, सबके बावजूद इतना ध्यान मुख्यमंत्री का है कि वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, यानी खुद जाके भी वो देख रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं है। इस लिहाज से वो देखते हैं या फिर ये किसी कमी के तौर पर देखते हैं कि साहब ये कमी है, आपने एक बार चेक किया, ये देखिए कमी सामने आ गई, अगर रोज चेक किया जाए तो ऐसे और भी कमियां सामने आ जाए। अभिषेक जी, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? साधुवाद है मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री इतनी व्यस्तता के बावजूद ये कर पा रहे हैं, या फिर आप इसे खामी और कमी के तौर पर देख रहे हैं कि देखिए चेक करने की बात है,
कितनी कमियां सामने हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है? बोलिए। अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं प्रॉपर मिल रही। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप देखिए प्लीज, कहीं आपका ऑडियो होल्ड तो नहीं हो गया है? मैं ये कह रहा हूँ, अब आवाज आ रही मेरी? अब आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। राजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके जगह कोई और भी होता तो वो ये सारे कार्य कर रहा होता है। जिम्मेदारी होती है, सेवा धर्म है, ये कार्य करना चाहिए हर व्यक्ति को जो इस पद पर बैठा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत ही अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं एक तरफ की कोरोना को हमने बहुत ज्यादा रोका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में केस बहुत कम है और हम बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं, मगर देखिए कहीं ना कहीं बार बार पोल इनकी खुल जाती है, उजागर हो जाती है कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये साफ साफ बताता है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके का औचक निरीक्षण करते हैं और उसके बाद इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं, तो ये साफ साफ सबूत देता है कि सब कुछ जमीन पर ठीक नहीं हो, सब कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, कल मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे हुए 25% लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। और आप दावा करते हैं कि हम 25 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश लेकर आए हैं। तो फिर आप एक बात बताइए, अगर आप 25 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो दावा किया टीवी चैनल पे, उन्होंने ये चीज बोली, तो ये बताइए कि फिर टेस्टिंग कितनी हुई? फिर इतने उस हिसाब से तो केस भी नजर नहीं आ रहे। चौथा बात यही है कि इनकी बातों में यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है, जमीन पे सच्चाई कुछ और है। इस तरीके की बातें करने से बचना चाहिए। और ऐसी घड़ी है कि हमको एक साथ होकर सबको मिलजुल कर इस पे काम करना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन हुआ, वो केंद्र सरकार का एक निर्णय था, प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। आप बार बार इस पे सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी लॉकडाउन पे जब प्रश्न उठाते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 4 लॉकडाउन हो गए, 4 लॉकडाउन होने के बाद स्थिति सुधरी नहीं है, निरंतर केस बढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या आपका फ्यूचर प्लान है? अभिषेक जी देखिए, ये इस विषय पर तो हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज कल प्रकाश जावड़ेकर जी सामने आए, जो देश में सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आज रविशंकर प्रसाद को सामने आना पड़ा और उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा आज मीडिया को संबोधित करते हुए कि वो होमवर्क करें, तथ्य लें, दुनिया की स्टडी करें और फिर लॉकडाउन को लेकर बोलें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई सबसे पहले लॉकडाउन का समर्थन और लॉकडाउन करने वाली सरकारें वो सरकारें थीं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं या कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही हैं। तो इस विषय पर तो हम जाएंगे आगे और हमारे 2 एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं लखनऊ के मामले में, और आज मुख्यमंत्री ने जो औचक निरीक्षण किया, क्या आप इसे मुख्यमंत्री की सजगता के तौर पर तो देखते हैं कि साहब इतना चुनौतीपूर्ण समय, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा प्रदेश, फिर भी मुख्यमंत्री फिजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, औचक निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, जा पा रहे हैं? ये तो एक अच्छी बात है ना कि जितना चेक करेंगे उतना ही तो कमी पकड़ी जाएगी। और अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री चेक कर रहे हैं। ये तो है कि इससे अधिकारियों को, यहां तक कि उनके सहयोगी मंत्रियों को भी ये निर्देश गया है कि साहब चेक करिए, मुख्यमंत्री कभी भी आपको आकर देख सकते हैं, इसलिए उससे पहले आप सिस्टम को दुरुस्त करिए। ये मैसेज गया या नहीं गया? राजीव जी देखिए, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री जी की। आज वो लखनऊ गए, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, बहुत अच्छी बात है। मगर देखिए, ये प्रदेश की राजधानी, और इससे ये भी पता चलता है कि जब प्रदेश की राजधानी में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को और भी जनपदों में जाना चाहिए प्रदेश के, और भी जनपद जो पिछड़े जनपद है वहां पे भी जाके इस तरीके के निरीक्षण करने चाहिए और देखने चाहिए कि जमीन पे मतलब सूरत हाल क्या है। ठीक है, नहीं ये अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि आप लखनऊ में गए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप और भी जिलों में जाएं और वहां के इंतजामात को आप देखें, और अगर आप वहां जाएंगे तो स्थितियां और बेहतर होंगी। वैसे सरकार ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, तमाम तरह के दावे हैं। अब आप दोनों बने रहिएगा, जैन साहब और अभिषेक जी, जल्दी से आतिर साहब और तालान साहब को ले आते हैं। और लॉकडाउन फेल है, कामयाब है या नाकामयाब है, आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या कोई चूक किसी तरह से रह गई है,
क्योंकि अब लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की राय सामने आ रही है और केवल भारत में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड दो तीन तरह की धाराएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सही हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि सही नहीं हुआ, ये सही रेमेडी नहीं थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब और पहले कर देना चाहिए था, हमें मार्च के पहले हफ्ते से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह कई तरह की राय है। और राहुल गांधी ने इस बात को और एक तरह से इस बहस को और हवा दी है। हम इस पर आना चाहते हैं। सबसे पहले तालान साहब आपके पास आते हुए, देखिए हम लोग पिछले कार्यक्रमों में ये चर्चा करते रहे कि साहब इस पर एक विमर्श होगा और एक चर्चा चलेगी कि हम जिस चुनौती को काबू में करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने में हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है या सही नहीं है, वो हमारी रणनीति के मुताबिक हैं, नतीजे वैसे ही आ रहे हैं जैसे हम सोच रहे हैं या फिर वैसे नहीं आ रहे हैं। हमें ये बताइए तालान साहब कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपके मुताबिक क्या लगता है कि लॉकडाउन ने उतने नतीजे दिए हैं या फिर आपके मुताबिक यह है कि नहीं साहब लॉकडाउन कामयाब नहीं रहा है? क्या नजरिया है आपका? हम सिर्फ एक बात और बता दें आतिर साहब और तालान साहब आपको कि बहुत सारे जो आर्थिक विश्लेषक हैं देश के भीतर और देश के बाहर भी, वो ये मानते हैं कि लॉकडाउन रेमेडी है उन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जहां गरीब तबका बहुत कम है और वहां संपन्न तबका बहुत ज्यादा है, संपन्न नागरिक बहुत ज्यादा हैं, मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की तादाद ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया यानी भारत के नजरिए से आर्थिक विशेषज्ञों की राय ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ एक तरह के हो सकते हैं, कुछ दूसरे तरह के हो सकते हैं आतिर जी और तालान साहब। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बताइए कि क्या यह सही रेमेडी थी, अगर नहीं थी तो और क्या किया जा सकता था? देखिए, मेरे हिसाब से रेमेडी तो बड़ी सही थी, लेकिन लॉकडाउन सफल रहा या असफल रहा ये भविष्य की चीज है। और जब पूरा विश्व लॉकडाउन कोरोना से उभर जाएगा तब हमें पता चलेगा कि भारत ने कितने अच्छे से लॉकडाउन किया और कितना सफल रहा। उसकी तुलना तो तभी हो पाएगी। लेकिन फिर भी देखिए, सही टाइम पे लॉकडाउन हुआ था भारत में। इसका एक ये भी हो सकता है, एक देखने का नजरिया, कि हम ये मान लें कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केस बढ़ सकते थे, जैसे बढ़ने ही चाहिए थे हमारे यहाँ, अगर जो लॉकडाउन नहीं होना था। तो उस कंडीशन को अगर जो हम माने तो भारत में एक तरीके से सफल है। लेकिन भारत में सफलता का पैमाना, सरकार ने अच्छे से काम किया है, सरकार ने सही डिसीजन लिए, राज्य सरकारों ने भी अच्छा काम किया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ यहाँ गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों की वजह से हमारे यहाँ जो कर्व थी वो फ्लैटन नहीं हुई। अगर जो वो गलतियां नहीं होती, वो गलतियां किसके एंड पे हुई हैं? वो हुई हैं जनता के एंड पे गलतियां। अभी भी आप अगर जो किसी छोटे मोटे शहर में चले जाएं जहां, तो वहां अभी भी आपको लोग बगैर मास्क के घूमते हुए दिख जाएंगे। और भीड़ में, मतलब अगर जो आप किसी बाजार में चले जाएं तो बाजार में आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिख जाएगी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये दृश्य मैंने आज ही देखा है। तो इसको अगर जो मैं फेल कहूंगा तो मैं जनता ने पूरे तरीके से अभी भी इसको फॉलो नहीं किया है, जबकि देश की जनता को फॉलो करना चाहिए। सरकार, ठीक है, भारत में इतना बड़ा देश है, सरकार हर एक व्यक्ति पे नजर नहीं रख सकती है और हर एक को मजबूर भी नहीं कर सकती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए, कम हाइजीन और इन चीजों का ध्यान रखे। तो लेकिन जैसा आप आर्थिक जैसे बोल रहे हैं, आपने अभी बताया कि विश्व के कई सारे अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि वो डेवलप्ड नेशन के लिए लॉकडाउन, देखिए भारत की इसमें बहुत अच्छी सफलता रही है लॉकडाउन में। ठीक है, थोड़ा बहुत पैनिक होता है ऐसी सिचुएशन में, जब चीजें ऐसे अचानक से आ जाती हैं महामारी के दौर में, या और भी कैसी कई जैसे सुनामी उनामी आ जाती है। बिल्कुल वैसी एक सिचुएशन है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और भारत सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। और रही बात अर्थशास्त्रियों की बात पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में ना तो लोग भूखे मरे लॉकडाउन में, लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर सेवा भाव से लोगों को, जो यहाँ रह रहे हैं मजदूर, उनका ध्यान रखा है। और इतने बड़े देश में जब भारत एक विकासशील देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उस सिचुएशन में भारत ने बहुत अच्छे से काम किया है और ये एक दिन नजीर बनेगा पूरे वर्ल्ड में। और यही अर्थशास्त्री जो आज कह रहे हैं कि ये अमीर देशों की चीज है, वो एक दिन सोचने पे मजबूर होंगे कि भारत में फिर भी उतना सब होने के बाद भी, इतनी कम संसाधन होने के बाद भी भारत ने देश को कैसे जिया और फिर कैसे इससे निकला। ये जो अब बात जहां तक राहुल गांधी जी की रह जाती है, राहुल गांधी जी पे मैं बोलना चाह रहा हूँ एक चीज। राहुल गांधी जी ना लगातार बयान बदल रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। पहले वो बोल रहे थे कि लॉकडाउन लेट हुआ, फिर वो बोलने लगे कि इतना लंबा लॉकडाउन क्यों है, अब वो बोल रहे हैं कि अब वो लॉकडाउन वाली फेज से हम बाहर क्यों आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और राहुल गांधी जी और कांग्रेस
तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी जी के लिए लॉन्चिंग पैड कहां से आए, किस चीज को लॉन्चिंग पैड बनाए। वो लॉन्चिंग पैड की खोज कर रहे हैं अभी तक। यानी आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि इस चुनौतीपूर्ण कोरोना संकट में भी लॉन्चिंग पैड की तलाश कांग्रेस पार्टी कर रही है, तालान साहब, कि कहां से हम रीलॉन्च हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लेंगे, इस ऑब्जर्वेशन पर अभिषेक जी को जोड़ेंगे, लेकिन जैन साहब और अभिषेक जी हम एक बार जरा आतिर भाई को सुन लें कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। आतिर हुसैन साहब, आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी को लेकर? देखिए, मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा हूँ, आपके सारे पैनलिस्ट को सुना। पिछले 2 महीने से तो यही बहस कर रहे हैं कि लॉकडाउन सक्सेसफुल था या लॉकडाउन फेलियर हो गया। देखिए, ये बहस तो होनी ही नहीं चाहिए कि ये सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, क्योंकि इसमें असल मुद्दा खो जाता है कि देश 100 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ लाखों लोग रोज अस्पताल जाया करते हैं। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से ऑफिस सर्विसेज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं। जो लोग अस्पताल नहीं जा पाए, उनके बारे में क्या हुआ, उनका क्या हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। एक गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी में जाके 18,000 20,000 रुपए रोज का बिल कैसे देगा, उसका भुगतान कौन करेगा? इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा असल में ये होनी चाहिए, हमने ये कह दिया कि स्कूल वाले फीस ना लें, लेकिन ये बताइए जो 3 महीने से स्कूलों ने फीस नहीं ली, उन्होंने क्या अपने टीचरों को तनख्वाहें दी हैं? उन टीचरों के घर कैसे चलेंगे? अगर यही एजुकेशन सिस्टम का हाल रहा तो आने वाले सालों में ये पूरा का पूरा सेटअप जो है चरमरा जाएगा। इस पे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। देखिए, भीड़ की स्थिति है कि भीड़ नहीं जमा होगी, बैंक्वेट हॉल की हालत वैसी ही खराब चल रही है, 2 महीने से बंद हैं, जिम नहीं खुलेंगे। इन लोगों का क्या होगा? इनको कौन रोजगार देगा? इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं करता? हॉस्पिटल्स को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? जो लाखों लोग अस्पताल में जा रहे थे, अब उनको आने वाले टाइम में, मतलब उनकी जो हॉस्पिटल की न जाने की वजह से जो उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए, जब पूरा हिंदुस्तान बंद था तो ट्रांसपोर्टरों के ट्रक खड़े हुए थे, जो प्राइवेट बसेस थी वो खड़ी हुई थी, जो रिक्शा थे, ऑटो रिक्शा वो बंद थे, जो छोटे ई रिक्शा वाले थे वो बंद थे। इनको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? इनका जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? अब आतिर साहब आपने देखिए बहुत अच्छा जिक्र किया और सेगमेंटाइज करके बाकायदा अलग अलग सेक्टर की चिंता आपने रखी है, बिल्कुल वाजिब है कि साहब ओपीडी या इमरजेंसी या स्कूल की फीस आपने नहीं लेने के लिए कहा, टीचर्स को सैलरीज गई या नहीं गई, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये बताइए कि इन सब का निदान आतिर साहब वो तो यही है कि साहब आप लॉकडाउन हटा दीजिए या लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर छूट दे दीजिए। और मैं पूरा कर लूं आतिर साहब, फिर आप बोलिएगा। और जब हमने लॉकडाउन 4 तक लॉकडाउन किया है, एक इशारा यह मिल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री जब मन की बात करेंगे, लॉकडाउन 5 का कोई खाका बता सकते हैं या उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, और ज्यादा छूट दी जाएगी। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते का आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है कि वो रखा जा सकता है। लॉकडाउन रखा गया तब भी तो नतीजे नहीं आए। राहुल गांधी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि साहब ये फेल रहा है, क्योंकि हम 500 से 5,000 से आ गए, आज 1.5 लाख के पार है, 1,51,000 से ज्यादा केसेस हो गए। तो सवाल यह है कि आपकी जो जायज चिंता है उसका फिर हल है कहां? हल तो उसी में है कि साहब लॉकडाउन हटाइए, आप जो भी स्थिति देखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग कराएं या कुछ भी कराएं, लेकिन कम से कम पहले आप चीजों को नॉर्मलाइज करिए। और नॉर्मलाइज पोजीशन अभी है नहीं या हो नहीं सकती, तो किया क्या जाए ये तो बताइए सर। देखिए, ये सरकार को बताने की जरूरत है कि जब पहले लॉकडाउन हुआ तब भी कोई प्लान नहीं सामने रखा गया था, दूसरे पे भी कोई प्लान नहीं था, तीसरे पे भी कोई प्लान नहीं था, चौथे लॉकडाउन में हमने देखा सारी पावर स्टेट को दे दी गई। ऐसा क्यों हुआ? सेंटर के पास ये कहा गया कि साहब स्टेट अपनी नीति बनाए और जैसा वो अपने राज्य में बेहतर समझते हैं वो करें। हाँ ठीक है, बोलिए। ये पहले लॉकडाउन में क्यों नहीं किया गया? पहले ही स्टेट को दे देनी चाहिए थी पावर। स्टेट अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करती, चीजें अलग होती। जहां हमारे पास कुछ 100 केसेस थे तो हमने लॉकडाउन कर दिया। आज हम 1.5 लाख से ऊपर चले गए हैं, तो हम लॉकडाउन में
रियायतें देने की बात करें। देखिए इकोनॉमी का इशू है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हम अमेरिका को फॉलो नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी मिलता है, $1500 $1400 लोगों को खर्चे के मिलते हैं घर में लॉकडाउन होने पे। जब हमें लॉकडाउन करना था तो उससे पहले इसकी योजना बनानी चाहिए थी कि जो हमारा गरीब तबका है हम इसको खाने को कैसे देंगे, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी। अब आगे क्या होगा ये सरकार जानती है, इससे हमारे और आपके कयास लगाने से कोई फायदा नहीं। जो चीज जरूरी है वो ये कि सरकार कोई भी नीति सामने रखे। आतिर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि साहब ओपीडी बंद है, जब आप ये कह रहे हैं कि साहब इमरजेंसी सेवाओं का हाल क्या है, गरीब व्यक्ति जो सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में या सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता था वो प्राइवेट अस्पताल का बिल कैसे दे रहा होगा। जब आप स्कूल का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपने कह दिया कि 2-3 महीने आप फीस मत लीजिए, टीचर्स की सैलरीज कैसे जा रही होंगी। जब आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर जो सवाल उठाया, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की तरह कि साहब सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, सरकार आगे की रणनीति बताए। इन चीजों का जिक्र क्या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भी लॉकडाउन 4 के खत्म होने के मुहाने पर हमें कोई प्लान, कोई एक्शन प्लान, कोई रणनीति कोई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों वो भी कोई रणनीति नहीं बता रहे, या कांग्रेस पार्टी वाले हों वो आलोचना ना करें, वो सुझाव दें, वो भी कोई ऐसा सुझाव नहीं दे रहे कि जिससे लगे कि कोई प्रोडक्टिव वे में हम आगे जा रहे हैं। इधर तो लग रहा है कि दोनों पार्टी सही और गलत की जंग में लग गए हैं। यहाँ सियासी जंग हो रही है, यहाँ पर जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है। अभी भी कोई रणनीति, किसी ने कोई रणनीति नहीं बताई। आगे क्या प्लान है, कैसे करेंगे, ये तो कोई साफ करे। केसी जैन साहब, देखिए केसी जैन साहब बहुत ही संवेदनशील प्रवक्ता हैं और हमें लगता है कि इन प्रश्नों को बहुत ही जिम्मेवारी से वो आंसर करेंगे। जैन साहब, ये बात तो सही है और ये हमें माननी चाहिए कि कोई कॉन्क्रीट रोड मैप नहीं दिख रहा है। अब जिन सेगमेंट्स का, और केवल इन्हीं सेगमेंट्स में नहीं, तमाम देखिए व्यापारी परेशान है ना, अलग दूसरे तरह की कंप्लेंट्स हैं। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, ये एक ऐसी वैश्विक चुनौती, वैश्विक महामारी है जैन साहब, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाया है। कहीं भी आप चले जाइए, थिएटर्स के ओनर परेशान हैं, मॉल्स तो अभी भी बंद हैं, छोटा व्यापारी बहुत सफ़र हुआ है, रेडी पटरी वाला परेशान है क्योंकि 2-2.5 महीने रोजगार बंद रहना या प्रभावित होना, ये भारत जैसे विकासशील देश में कतई इसको क्या कहें, नहीं इसकी कल्पना की जा सकती। तो हमें ये बताइए कि कोई कॉन्क्रीट प्लान क्यों नहीं है? इस महामारी का नेचर ऐसा है कि साहब हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ प्लान कर ही नहीं रहे? अब जैसे जो वैलिड सवाल है कि साहब सरकारी अस्पताल अब कैसे खुलेंगे, हम ये ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को कैसे बहाल करेंगे? जैसे ये स्कूल में आपने छूट दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं, उनसे हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना? ट्रांसपोर्ट के सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इनको लेकर तो कोई रोड मैप जब भी आप नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ेंगे तब चाहिए होगा, तो वो आज क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कुल जमा चिंता ये है आतिर साहब की, प्लीज आंसर करिए। और जो यहां हमारे तालन साहब ने कहा और अभिषेक जी ने भी जो बोला अपने उत्तर में, उसका भी आप उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जो हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अभिषेक जी ने जो प्रश्न उठाया, और उससे हमें लगता है कि सलाह साहब ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया उसमें, कि देखिए वो खुद कंफ्यूज है राहुल गांधी जी कि केवल और केवल उनको जो सरकार है उसकी योजनाओं का विरोध करना है। पहले वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन को जल्दी क्यों नहीं शुरू किया गया, फिर कह रहे हैं लॉकडाउन को लंबा खींचा गया, अब कह रहे हैं लॉकडाउन को खत्म क्यों किया जा रहा है। तो ये जो इनकी सोच है, तो जो भी चीजें सरकार कर रही है उसका वो अपोजिट जस्टिस बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने एक जो बड़ा प्रश्न किया, अभी जो प्रश्न भर के सामने आया कि आपका रोड मैप क्या है, लॉकडाउन को लेकर के आपकी योजनाएं क्या है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि जो हमारे श्रमिक बंधु कहीं पे रुके हुए थे उनको वापस लाना, और जहां जहां की सरकारें थी ये उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर उनके रहने, भोजन और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को अगर वो मैनेज कर लेते तो शायद इस तरीके से जल्दबाजी, इस तरीके से भागम भाग, हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे देश की जो रीढ़ है, कोई फैक्ट्री बिना श्रमिकों के नहीं चल सकती, कोई भी काम बिना श्रमिकों के नहीं चल सकता है। ठीक बात। देश का विकास भी बिना श्रमिकों के नहीं हो सकता है।
रोड के लिए हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन रोड बनाएगा कौन? ठीक बात उसके लिए भी श्रमिक चाहिए। बुलडोजर हम दे सकते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाएगा कौन? उसके लिए भी श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ये इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या हुई, जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी या अन्य सरकारें थी, वहां से जो लोग पलायन करके भाग करके आए, एक तरीके से आए, तो वो जो जल्दबाजी थी, शायद ये जल्दबाजी एक बात जोड़, जैन साहब एक बात जोड़ दें, एक बात जोड़ दें, आप ही उत्तर दीजिएगा। एक बात जोड़ दें, देखिए जो हुआ केसी जैन साहब, मैं सिर्फ एक बात जोड़ दूं, आप ही उत्तर करिएगा और हम इस बात पर विश्लेषकों के पास भी चलेंगे। सिर्फ एक बात जोड़ दूं, आपको नहीं लगता कि मजदूरों या हमारे श्रमिकों के सवाल को हल करने में थोड़ा सा केंद्र की सरकार की ढिलाई रही? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि लॉकडाउन 3 जब समाप्ति की तरफ था और लॉकडाउन 4 को जब अनाउंस किया जा रहा था और किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हमारे श्रमिक और मजदूर भाइयों को ये लगा कि और लंबा चलेगा, और जब वो खुलकर बाहर निकलकर आने के लिए मजबूर हो गए इकट्ठे होकर, तब राज्य या केंद्र की सरकारों ने ये समझा कि अब इनको घर वापस भेजना है या भेजना चाहिए। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2, यहां तक कि आधा लॉकडाउन 3, सवाल यह है कि देश की सरकारों ने कुछ किया क्यों नहीं? ये तो लॉकडाउन 1, ये चिंता तो लॉकडाउन 1 में ही होनी चाहिए थी कि भाई हमको इनको शिफ्ट करना है धीरे धीरे। हमने देखा कि कहीं कोई पॉलिसी नहीं थी। जब मुंबई से, जब गुजरात से, जब देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आने लगी कि साहब श्रमिक निकलकर बाहर आ गए, ये हजारों की संख्या में यहां जमा हो गए, वहां जमा हो गए, वो ट्रेन या बसेस मांगने लगे, तब ये हुआ साहब कि नहीं अब इनके लिए ट्रेनें चलानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो पहले तो ये बताइए कि क्या हमने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में कुछ सोचा ही नहीं उनको लेकर? फिर लॉकडाउन 3 जब आधा निकल गया, फिर सोचा जब वो खुद बाहर निकल के आए, तो ये तो सही से हमने डील नहीं किया ना। हमने अगर किया था देश लॉकडाउन, तो हमें डील करना चाहिए था इस सवाल को। और जो तेजी आज हम दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक अच्छा काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि यहां एक सरकार है जो चिंता दिखा रही है, दिखा पा रही है, लेकिन बाकी जगह नहीं हो। अगर ये चिंता पहले से दिखाते तो क्या इसके रिजल्ट जैन साहब बेहतर नहीं होते? इसको जोड़ते हुए आप अपना जवाब रखिए जो रखना चाह रहे हैं। बोलिए। देखिए राजीव जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है और हमें लगता है कि हमें जवाब देने में और आपने एक सहूलियत पैदा कर दी, एक आसानी पैदा है। देखिए, जो समस्या है, जो इन श्रमिकों की समस्या आई, जो इन मजदूरों की समस्या आई, देखिए जहाँ पे मजदूर थे, वो कहीं ना कहीं जिस स्टेट के मजदूर हैं, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर थे, हमारे यहाँ पे 23 लाख मजदूर वापस आए और इनके लिए ट्रेनों और बसों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया और केंद्र से वार्तालाप करके सारी चीजों को सुचारू रूप से संचालित करते हुए उनको यहाँ वापस बुलाया, उनकी समस्याओं, उनकी दर्द को समझा। लेकिन क्या अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे उनको ये लग रहा है कि भारत उत्तर प्रदेश के मजदूर उनके वहां पर है जो कि परेशानी में, तो पहली बात तो ये कि उनको वहां पे उनकी परेशानियों को दूर कर देना चाहिए था। हमारी जानकारी में हमारे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले जो बाहर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, गुजरात में भी काम कर रहे हैं। इस पर एक बहुत छोटी सी बात हमें देखिए, हमने बीच में जैन साहब बहुत छोटी सी बात, फिर हम अभिषेक जी के पास जाएंगे और आप जो बोलना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है और बीच में जैन साहब बिल्कुल सही है आपकी बात, ये सरकारों पर, एक दूसरे की सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप है और इसमें कुछ सच भी होगा, हम इसको मानते हैं। लेकिन हमें यह भी लगता है, और हमने ये बात उठाई थी बीच में, कि हम साइकोलॉजिकली इस मैटर को नहीं समझ रहे हैं। हम एक सरकार से दूसरी सरकार, दूसरी सरकार से तीसरी सरकार पर डाल रहे हैं। हम इस साइको को नहीं समझ पा रहे कि किसी भी चुनौती में, किसी भी संकट में आदमी अपने घर की तरफ जाना चाहता है। इसमें कोई हमें कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था दे अथवा न दे, हमें लगता है कि हमें या देश की सरकार को या एक्सपर्ट्स को साइकोलॉजिकली इस बात को समझना था कि अगर 21 दिन के बाद भी देश में लॉकडाउन रहेगा, 19 दिनों के लिए, फिर 14 दिनों के लिए, फिर बाकी 2 हफ्तों के लिए, तो हमें साइकोलॉजी ये समझनी थी कि साहब हम अपने प्रवासी भाइयों को, अपने मजदूरों को उनके परिवारों तक पहुंचाएं। ये साइकोलॉजिकल मैटर है, ये मैटर ये नहीं है कि हम उसको खाना दे रहे हैं या उसको राशन दे रहे हैं। इसके बावजूद उसके भीतर अगर असुरक्षा की भावना होती है, वो अपने परिवारों के बीच में जाना चाहता है। ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई है, आप सारे लोगों तक पहुंची होंगी, तालान साहब के पास, आतिर साहब के पास, जैन साहब आपके पास और यहां अभिषेक जी के पास, क्या कि वो ये कह रहा है कि हम मरना चाहते हैं,
हमें अपने घर पहुंचा दो, हम वहां अपने प्राण देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हुई हैं। और मजदूरों के, प्रवासियों के आपने बिलखते हुए चेहरे, रोते हुए चेहरे, सड़क पर पैदल चलते हुए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, ये सब आपने देखे होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सवाल को केवल सरकारी इंतजामों का सवाल नहीं है, ये सवाल ये भी है कि हम किस समस्या को किस तरह से डील कर रहे हैं, और हमें उस डीलिंग में एक साइकोलॉजिकल पक्ष को रखना चाहिए था। बोले जैन साहब, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। हमने ये पक्ष रखा, अब आप कंप्लीट करिए जैन साहब, फिर अभिषेक जी के पास जाए। पीड़ा को हम लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया है, और जो श्रमिक बंधु अपने घर पहुंच रहे हैं, रोड पे जाकर के हम लोगों ने जब भोजन वितरण किया है वहां पर, तब उनकी पीड़ा को महसूस किया है। क्यों, कितने भूखे, कितने प्यासे, किस दशा में, कि उनको इस चीज से मतलब नहीं कि भोजन किस क्वालिटी का है, क्या है। भोजन में सिर्फ खिचड़ी है, सिर्फ लैया चना है, या कुछ और चीजें उनको पेट भरने के लिए चाहिए, ऐसी स्थितियां हैं। तो ये बात सही है कि उनको बेहद पीड़ा हुई, और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जहाँ से सैनिक आ रहे हैं उन प्रदेशों की भी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये राजीव जी, जो तैयारी की बात है, तो इन्हीं के लिए जो हमारे यहाँ पर जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, उनके लिए नए राशन कार्ड बने। सर वो सारी चीजें ठीक है, 3 महीने का जैन साहब, वो सारी चीजें ठीक है, दिया गया है, वो सारी चीजें ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक तरह से राशन कार्ड की जो व्यवस्था है उसको फिलहाल हटा दिया गया है। किसी को भी राशन की जरूरत है और वो राशन कार्ड होल्डर नहीं है तो उसको राशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड देखकर ही राशन मिलेगा। इस तरह के एक नहीं, बहुत सारे इंतजाम हुए हैं, हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल रही है, लेकिन ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, ये क्वांटिटी जैन साहब इतनी ज्यादा है कि इससे भी चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे, इससे भी चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे। देखिए अभी भी पिछले हफ्ता 10 दिन से लगातार ट्रेन आ रही है ना, लेकिन वो सिलसिला अभी बंद नहीं हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम असेसमेंट पहले करते और सही करते तो हम इस चुनौती को बहुत अच्छे से डील कर पाते। जो आतिर साहब कह रहे हैं, तालान साहब कह रहे हैं कि रोड मैप चाहिए था। अभिषेक जी अब आंसर करिए। अभिषेक जी बोलिए जल्दी से, फिर हम बाकी लोगों को जोड़ें। हाँ, अभिषेक, अच्छा सेकंड में राजीव जी एक बात, अच्छा बोलिए, बोलिए 20 सेकंड में बोलिए। अभिषेक जी वेट करिए, 20 सेकंड में बोलिए। देखिए राजीव जी, जब इस तरीके की महामारी आती है, इस तरीके की समस्या आती है, तो चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, तो ऐसे में ये कहना कि तैयारी आपकी क्या थी, आपको ये कहना चाहिए, आपको जैन साहब देखिए ये भूकंप और बाढ़ नहीं है जैन साहब, सरकार ने जो जिम्मेदारी, प्लीज जैन साहब आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये भूकंप और बाढ़ नहीं है, हमें जनवरी एंड से साइन मिल रहे थे। आपको पता है एनसीपी के एक नेता ने पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा था, जिसे हमने 22-23 तारीख तक चलाया है, उस सेशन में शायद 10 या 11 तारीख को, तारीख ऊपर नीचे हो सकती है, पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठा था कि पार्लियामेंट के सेशन को स्थगित करना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। आपको पता है ना कि होली प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार होली नहीं मनाई थी, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने इस बार होली नहीं मनाई। क्यों नहीं मनाई? इसी खतरे को देखते हुए नहीं मनाई थी, यानी हमें इसका अंदाजा था। उस अंदाजे में हमको इसको लेकर इंतजाम करने चाहिए थे। बहुत सारे किए लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाए। हम सिर्फ ये बात बोलिए। अभिषेक जी जल्दी बोलिए, फिर हम आतिर भाई और तालान साहब को लाना चाहते हैं। बोलिए अभिषेक जी, क्या कहना चाह रहे थे? अभिषेक जी देखिए आपका फोन होल्ड हुआ है क्या? प्लीज चेक करिए, आपके ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्लीज आप बोलिए। राजीव जी आप बोलिए, आ रही आवाज आ रही, बोलिए। जी राजीव जी, जैसे आप बात करी, जब एनडीएमए एक्ट लग जाता है तो केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस के, और ये बात बिल्कुल सही है, बात कहीं से भी झूठ नहीं है। अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस, अगर हमारी तैयारियां सही होती, अगर हमने सही तरीके से हर कदम उठाए होते, तो आज जो स्थिति है ये स्थिति नहीं होती, हम इससे बेहतर स्थिति में होते। ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी यहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं होता है, 0% होता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जरूर होता, मगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपको साइन जनवरी के एंड से मिलने लगे थे, फरवरी में भी आपको इसके साइन मिलने लगे थे। तमाम विपक्षी नेता, राहुल जी ने 12 तारीख को तमाम नेताओं ने इस चीज के लिए बोला कि आपको इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए और सजग हो जाना चाहिए, मगर सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसको मजाक का माहौल उड़ाते रहे उन बातों का ट्वीट करके, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा। जहां तक हमारे श्रमिक भाइयों की बात है, राजीव जी आपने देखा था किस तरीके से 21 दिन का लॉकडाउन लागू जारी,
21 दिन के लॉकडाउन जैन साहब में बोला गया और कहा गया कि भारत कोरोना संक्रमण से फ्री हो जाएगा 21 दिन में। आपने तैयारी का वक्त दिया, आपने एकाएक आके सारी चीजें बंद कर दिया, आपने कहा जो जहां है वो वहीं रहेगा। जब सारे उद्योग, सारे धंधे, सब कुछ बंद कर दिया, ना उनके पास खाने के लिए ना पीने के लिए। अभी डिबेट पे हमारे भाई कह रहे थे कि कोई आदमी भुखमरी से नहीं मरा। किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है क्या? कितने सारे लोग रास्ते में पैदल चलते चलते आते हुए अपनी जान दे बैठे, भुखमरी से मर गए कितने ज्यादा लोग। जो गरीब व्यक्ति है वो यही कह रहा है, आप तमाम जगह पे लेकिन उनको पैदल क्यों आना पड़ा? आप लोगों ने उनको एक्साइट क्यों किया कि आप लोग अपने वहां से अपने यहाँ से जाइए? अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक वहां पर है, आपने अगर उनको सुविधा दी होती है तो विदेश में भारतीय काम कर रहे हैं जो हवाई जहाज से आ सकते हैं, उनको आप ला सकते हैं। आप गरीब मजदूर श्रमिकों को नहीं ला सकते हैं। आप फिर उसमें राजनीति करते हैं कि बसों की राजनीति हो गई, ट्रेनें भी दी, हमने बसें भी दी, तमाम जो पावर होती है गवर्नमेंट पास होती है, प्राइम मिनिस्टर को लेके कौन आया? हमें लेके आए ना। आप क्या करें? हमारे श्रमिक थे, हम लेके आए उनको। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं बार बार की, आप क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के तमाम जितने जिले, सारे जिलों के लोग लगभग वहां महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में लोग काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से जाते हैं या बिहार से जाते हैं, हर जगह से जाते हैं, वहाँ व्यक्ति काम करता है। और वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने टेस्टिंग इतनी तेजी से करी है, जो केस आपको निकल के आ रहे हैं और टेस्टिंग की जो दरें बहुत ज्यादा तेज, वहाँ टेस्टिंग रेगुलरली हो रही है। अच्छा अभिषेक जी एक बात बताएं, अभिषेक जी एक छोटा सवाल, फिर हम विश्लेषकों के पास जाएंगे। हमें ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की असल मंशा क्या है? अगर वो वाकई सरकार को कोई सजेशन देना चाहते हैं या धरातल की जानकारी देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिल सकता है, बता सकता है। ये बार बार इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की कमियों को इस तरह से गिना देना और गिना के हट जाना है ना, फिर किसी बड़े एक्सपर्ट से बात कर लेना, फिर उसमें से एक इशू को उठा के फिर जो है वो सरकार पर कोई आरोप चस्पा कर देना, वो भी इस चुनौतीपूर्ण वक्त में, ये कहां तक उचित है? और क्या आपको लगता है कि इससे किसी समस्या का कोई समाधान निकलने वाला है? इसको आंसर करिए। देखिए राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप की यहाँ बातें नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, ना ही राजनीति का वक्त है। ये वक्त है सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस बात को ये बात बोली या कभी भी इस तरीके का माहौल उत्पन्न किया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग करी जाए, तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया जाए, रिव्यू लिया जाए, हर हफ्ते बुला के तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से या तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ रेगुलरली आप मीटिंग करते हैं, विपक्षी पार्टी के बड़े छोटी जितनी पार्टियां, सबको नेताओं को मिलकर आप इस बात में बैठ के डिस्कस कर सकते थे। आपके पास जब समय नहीं था इतनी देर के 10 मिनट आप दे सकते थे इन सारी चीजों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो राजनीति की मंशा नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में, आपको मैं पहले भी डिबेट पे कई बार बताया कि हमने हर जगह अपनी रसोई चलाई, हमने हर जगह अपना काम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने, दुख से मुझे कहना पड़ता है, राजनीति का वक्त नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तमाम नेताओं पे FIR करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में उठा के डाल दिया। एक श्रमिक व्यक्ति, वो 2012 तक श्रमिक थे, गुड़गांव में वो मजदूरी का काम वहां किया करते थे, आप वो पीड़ा समझते हैं, उनको आपने उठा के जेल में डाल दिया। आप फर्जी मुकदमे करते चले जा रहे हैं, आप हमारे जिला अध्यक्षों को मुकदमे में फंसा रहे हैं, तमाम इस तरीके की चीजें उत्पन्न हो रही हैं। छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी, बहुत जल्दी से जैन साहब से छोटा सा रिएक्शन, तुरंत तालन साहब और आतिर साहब को जोड़ेंगे कुछ और भविष्य की स्थिति को जानने समझने के लिए। जैन साहब आंसर करिए। जहां क्या है, जिस महामारी को लेकर के समस्या है और आप वहां पर रोड पर भीड़ लगा करके, एक अनियंत्रित भीड़ लगा करके वहां पर समस्या उत्पन्न कर, लगता है जैन साहब ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, तब तक आतिर साहब और तालान साहब को लेते हैं। तालान साहब, ये विश्लेषण, ये नुक्ताचीनी ये सब तो ठीक है, अब अंग है, क्या किया जाए, ये चलेगा, कितना ही आप रोकने की कोशिश करिए, एकजुटता से काम करना है, करना चाहिए, और क्या एकजुटता है, इन सब में एक बड़ा अंतर है, एक बड़ा फर्क है। हमें ये बताइए कि भविष्य क्या दिख रहा है, क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हमें अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदलनी चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी कोई निजात मिलने की स्थिति है नहीं, हम देख रहे हैं कि आंकड़ा तो अब दुगनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। देखिए, सरकार भी अच्छे से समझ रही है और राहुल गांधी भी अच्छे से समझ रहे हैं कि फिलहाल जल्दी में कोई निदान नहीं है इस बीमारी का। इसलिए बस इसके 2-3 ही तरीके हैं कि एक तो हम हाइजीन रखें, मास्क लगा के रखें, या फिर वो हैंडमेड मास्क, घर में जो बना हुआ मास्क है वो बना के रखें, फेस कवर रखें, और साथ में
साफ सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये पूरा देश समझ रहा है और इसके साथ जीना ही पड़ेगा हमें। और देखिए, एक सरकार कई चीजें बदल सकती है, जैसे कि सरकार को धीरे धीरे चीजें खोलनी चाहिए, यूथ को बाहर निकलने देना चाहिए। जो यूथ है, यूथ क्या है कि यूथ उसको बीमारी को, अगर जो इन्फेक्टेड भी होता है तो यूथ के रिकवर होने के ज्यादा चांस है, और जो रिकवर हो चुका है बीमारी से उसको एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कि ये उसके पास एक इम्यूनिटी है कोरोना के खिलाफ, क्योंकि जो रिकवर कर जाएगा उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो उस वजह से फिर उसको काम पे लगाना चाहिए। ऐसे करके एक तरीका हो सकता है। लेकिन जैसे किसी भी एक ऐप पे बैठ के राहुल गांधी जी यहाँ दिल्ली में एक किसी यूनिवर्सिटी के एक एक्सपर्ट को, प्रोफेसर को जोड़ लेते हैं, उन्होंने अचानक से आए वो और भारत के बारे में ज्ञान देके चले गए, पता नहीं भारत पे स्टडी किया है या नहीं किया है। अगर जो ऐसा नहीं कि सरकार एक्सपर्ट के संपर्क में नहीं होगी, सरकार भी तो एक्सपर्ट से राय ले रही होगी, लेकिन राहुल गांधी एक नई तरीके का वो खड़ा कर देते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है कि ये एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं, सरकार के एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार जो, देखिए सरकार भी तो ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी या और भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या ICMR के जो डॉक्टर्स हैं ये सब वो नहीं कर रहे हैं, एक्सपर्ट से सलाह नहीं कर रहे होंगे, क्या करना चाहिए? तालन साहब, बहुत हम जरा अंडरलाइन करें इस बात को। अभिषेक जी आएंगे, हम पूरा मौका देंगे, हम आप ही के लिए इस बात को, आप ही के लिए इस बात को अंडरलाइन करवा रहे हैं। अभिषेक जी आंसर करिएगा, मैं तालन साहब से समझ तो लेने दीजिए। तालन साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इससे कंफ्यूजन ही होता है, यानी लड़ाई कमजोरी होती है, दिमाग डाइवर्ट होता है, एक तरह से डबल थॉट दिमाग में आता है। ये कह रहे हैं आप, ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी देखिए, नहीं होना चाहिए। सरकार के पास भी एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट से ही सरकार राय लेकर ये सब कर रही होगी या कर रही है। कोई भी सरकार करेगी, किसी भी देश की सरकार एक्सपर्ट की राय लेके कर रही। मैं बोल रहा हूँ, अगर जो राहुल गांधी जी इतने ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, राहुल गांधी जी के पास पंजाब में दें, राजस्थान में दें, महाराष्ट्र में दें, छत्तीसगढ़ में दें, वहां दें। राहुल गांधी जी देखिए, अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, डिफेंड द डिफेंडेबल। राहुल गांधी जी डिफेंड करने लायक है ही नहीं इस वक्त। आप जबरदस्ती उनको डिफेंड करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये जब तक ऐसे किस चीज को हम डिफेंड कर सकते हैं कि अचानक से आप आए और एक एक्सपर्ट, हर कभी भी रघुराज रामन आ जाते हैं, क्या रघुराज रामन के अलावा हमारे पास और कोई अर्थशास्त्री नहीं है इस देश में? वो आके अभिषेक जी जवाब दीजिए, अभिषेक जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस बात को। अभिषेक जी से तुरंत जवाब, तालन साहब एकदम जवाब, फिर आतिर साहब के बाद अभिषेक जी आंसर करें। ये सारे भारतीय मूल के लोग हैं जिनसे भी राहुल जी ने बात करी है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आई थी इनमें से किसी को भी तवज्जो नहीं दी गई थी, मगर फिर भारतीय जनता पार्टी बाद में इन सारे लोगों को वापस लेके आई थी मेन स्ट्रीम में दोबारा से। देखिए राहुल जी आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो राहुल जी देखिए एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सरकार को बार बार वो याद दिला रहे हैं, और इस बात को झुटलाइए नहीं, इस बात को आपको कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी 12 फरवरी को आपको बार बार एक चीज बोली, राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे और निरंतर ये बात कहते रहे कि आप इसको लेकर सजग हो जाइए, आप इसको लेकर सचेत हो जाइए, तैयार हो जाइए, आने वाला वक्त अच्छा नहीं होने वाला। मगर क्या आपको चीज नहीं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन की इस तरीके की आपको अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, इस तरीके का ट्वीट। तालन साहब बोलिए, तालन साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं अभिषेक जी की बात पर, क्या कह रहे हैं बोलिए, तालन साहब बोलिए। हमने भी हमारे पास भारतीय जनता, अभिषेक जी आप सुन लेते वो आप ही की बात पर अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। राहुल गांधी इस आपदा के काल में लोगों की मेमोरी में रहना चाहते हैं ताकि लोग उनको भूल ना जाएं, इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी लेके आ जाते हैं। साहब ऐसी बातें मत करिए, आप एक विश्लेषक इस तरीके की बातें मत करिए। राहुल गांधी जनता के बीच में जाते हैं, गरीब मजदूरों के बीच में गए, उन्होंने उनको इनोवा गाड़ी कराई, उनके घर तक जाने के निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि राहुल गांधी को वहां जाने की जरूरत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीब की मदद करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर आप मदद कर देते, अगर आप सुविधा दे देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि राहुल गांधी वहां जाते हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे होते। क्योंकि आपने राजनीति का चश्मा पहन के, भाजपा ने हमेशा राजनीति का चश्मा पहन के सारा। जैन साहब आए, ठीक है अभिषेक जी, तालन साहब हो गया। अब एक बार आतिर साहब और जैन साहब को मौका दीजिए, आएंगे अभिषेक भाई आएंगे, आतिर साहब को थोड़ा मौका दीजिए। आतिर साहब आगे क्या देख रहे हैं? जैसे ये प्रश्न तो आपने उठाया जिस पर हमने यहां जैन साहब से उत्तर लेने की कोशिश की, और ये समस्याएं हैं, इनकी अपनी एक व्यवहारिकता है आतिर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये बताइए कि आगे क्या स्थिति आपको लग रही है? क्या लॉकडाउन 5 में देश जाएगा आतिर साहब? अगर जाएगा तो क्या इन सवालों को किसी रणनीति के जरिए एड्रेस किया जाएगा, लगता है आपको? देखिए, मैं
जैन साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इस टाइम गर्मी पड़ रही है, पूरे देश में पड़ रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं। बिजली की समस्या की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कृपया कर बिजली की जो स्थिति है उसको सुधार लीजिए। साथ ही साथ जो बिजली के 3 महीने के बिल हैं उनको माफ कर दिए। लोगों के पास खाने को नहीं है, वो बिल पे नहीं कर सकते। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उनके जो कैबिनेट के और मंत्री हैं वो भी इन चीजों को ध्यान दें कि कोविड-19 के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही एक चीज को और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, अभी जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एमएलए हैं, ठीक है, वो जेल में हैं, ठीक है। जो तंजीम फातिमा है, ये रामपुर से एमएलए हैं, ये जेल में है। अब्दुल्ला जो साहब हैं, ये सुहाग से आते थे, विधायक थे, ये जेल में हैं। आजम खान साहब जो एमपी हैं, ये जेल में है। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी स्थिति का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। साथ के साथ इस पर भी ध्यान दें कि देखा है टिड्डियों का जो प्रकोप है कुछ राज्यों में देखा गया है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर चीज अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती है तो किसान को दोहरी मार पड़ेगी। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, राहुल गांधी ने क्या कहा या किसी और नेता ने क्या कहा, इस पे हम बाद में भी बहस कर सकते हैं, अभी असल मुद्दों पे ध्यान दें। ठीक है, ठीक है। आपने बिजली के बिल की बात कही, आपने ये टिड्डियों वाली एक महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि टिड्डियों का हमला जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैन साहब आंसर करिए, ये जो चुनौती है इससे टैकल करने के लिए और आने वाले वक्त में जो चुनौतियां होंगी या हैं, क्या उससे डील करने के लिए फिर वही बात आ रही है कि कुछ सोचा जा रहा है, कोई रोड मैप है कि हम कैसे करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने एक डिमांड रखी है कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दीजिए, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग घरों में है, बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त करिए। बोलिए। देखिए राजीव जी, वो बिजली की समस्या को लेकर के, भोजन पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, या यदि जो किसानों की समस्या को लेकर के एक नया प्रश्न था कि टिड्डियों का हमला हो रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसके लिए जो किसान बीमा योजना है उसके अंतर्गत किसानों को पूरा की पूरा जहां जहां पे भी नुकसान किसानों को होगा उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। क्योंकि इस समय और रही बात ये कि अभी जो सवाल उठाया अभी आतिफ साहब ने कि सिर्फ कोरोना ही नहीं है, देखिए जान है तो जहान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है, और सुश्री सीतारमण जी ने भी बोलते हुए भी कहा अपने वक्तव्य में कि जान है तो जहान है। जब जीवन है तभी सब कुछ है, तो सबसे पहले जरूरत है जीवन को बचाने की। और अभी डाटा आपने शुरुआत में जो पेश किया जिस प्रकार से पूरे विश्व का जो डाटा है, इसमें लगभग 5.5 लाख लोगों की मृत्यु, 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत देश की अच्छे खासे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है जीवन को बचाना। और लॉकडाउन किसी का कोई शौक नहीं है, लॉकडाउन में भी सरकार पूरी जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, या अन्य प्रदेशों की सरकारें हो, सारे की सारे काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन से किसी को छुट्टी नहीं मिल गई है, किसी को मुक्ति बैठे हुए। लेकिन समस्या ये है कि इसके साथ साथ जो और चीजें उनके भी निवारण की लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जो सवाल उठाया है, तो अभिषेक जी ने जो बात कही कि हमारी सरकार ने इनोवा की व्यवस्था की, अरे इनोवा की आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन बाहर से वो है कि इनोवा में तो नहीं आ जाएंगे, उसके लिए ट्रेनें चलानी पड़ी, उसके लिए बसों की व्यवस्था करनी पड़ी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, उनके लिए अकाउंट में पैसा भेजना पड़ा। तो ये सारे चीजें सारे काम करने पड़ते। आप एक आदमी को इनोवा भेज दें, फिर आप रोक लिए करें कि सरकार आपको गोदी खिलाएगी। सरकार कुल मिलाकर कुल मिलाकर जीत ये है कि अभी बड़ी चुनौती बाकी है। सर समय नहीं है, बड़ी चुनौती अभी बाकी है, वो खत्म नहीं हुई है और सबको उस चुनौती से डील करने पर विचार करना चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या फिर दूसरी बातें और जो बार बार किसी भी डिबेट में जो बात कही जाती है, अभिषेक जी और जैन साहब की साहब एकजुटता, ये कहने की नहीं दिखाने की चीज है कि हम साहब एकजुट हैं और एकजुट होकर हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में बने रहने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।